लेंस मेकर फॉर्मूले के बाद हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं जो है पावर ऑफ अ लेंस। इसको हम डिनोट करेंगे P से। किसी लेंस की पावर क्या होती है, तो पावर हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। तो पावर, किसी भी लेंस की पावर का मतलब होता है कि जब उस लेंस पे लाइट स्ट्राइक करे या लाइट बीम स्ट्राइक करे तो उस लाइट बीम को वो लेंस कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस पर ये लाइट बीम टकराई, एक और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है सपोज ये, इस पर भी ये लाइट बीम टकराई। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है बीचों बीच और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसे। तो मान लो ये बीम यहाँ टकराने के बाद इसने कहीं इसको यहाँ जाके कन्वर्ज किया, ये यहाँ पर ये लाइट मिली, यहाँ कन्वर्ज हुई। ऐसा ये भी कन्वर्ज करेगा, इसने इस लाइट को यहाँ कहीं कन्वर्ज किया ऐसे, ये। तो कन्वर्जिंग एबिलिटी किस लेंस की ज़्यादा है, L1 की या L2 की? तो हमें साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से कि ये L1 वाले लेंस की कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा है, इसने ज़्यादा मोड़ दिया रेज को, और जबकि ये कम मोड़ पा रहा है और दूर मिल रही हैं रेज। तो किस लेंस की कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा है? फर्स्ट वाले लेंस की, इसने ज़्यादा अमाउंट से लाइट को बेंड किया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर कन्वर्जेंस, यहाँ पर कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि इस लेंस की पावर क्या होगी, ज़्यादा, मोर पावर। और ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पैरेलल आने वाली रेज जहाँ पर मिलती हैं उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, अगर मैं फोकल लेंथ पर गौर करूँ तो इसकी फोकल लेंथ कम है, नज़दीक है ये फोकस। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर कन्वर्जेंस कम है, कम अमाउंट से बेंड हुई है लाइट, तो लेस कन्वर्जेंस तो पावर कैसी है, लेस पावर। फोकल लेंथ पे गौर करें तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ है, तो ये फोकल लेंथ पहले वाले केस से ज़्यादा है, तो फोकल लेंथ हाई। फर्स्ट वाले में फोकल लेंथ कम है, दूसरे वाले में फोकल लेंथ ज़्यादा है। ऐसा ही कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव लेंस पे जब लाइट आएगी तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो कौन सा कॉन्केव लेंस ज़्यादा डाइवर्स करेगा, जिसकी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, उस कॉन्केव लेंस की पावर ज़्यादा होगी। तो इस डायग्राम को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम है, जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो इसका मतलब पावर फोकल लेंथ से रिलेटेड होती है। अगर हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं तो पावर किसी भी लेंस की जो होती है वो फोकल लेंथ का इनवर्स होती है। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का नाम हम क्या लिखते हैं, पावर। तो पावर की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज falling on any lens is called its power। ठीक है, वो दो डायग्राम जो हमने बनाए थे, वो दो डायग्राम से ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। वो डायग्राम भी हम इसके साथ ड्रॉ करेंगे।
अब हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो पावर होती है फोकल लेंथ का इन्वर्स होती है। तो यहाँ पर ये अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए भी हम बना सकते हैं ऐसे ही। यहाँ पर कोई लाइट रे ऐसे टकराई, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन बेंडिंग की वजह से ये कहीं यहाँ मिल गई। ये इसकी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। तो हमने इसकी पावर डिफाइन करनी है, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला हमने डिफाइन करना है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं देखना, ये रे सीधे जानी चाहिए, तो इस ओरिजिनल डायरेक्शन से ये जितना बेंड हो गई, इस एंगल को हम लिख सकते हैं थीटा। ठीक है, तो इसी थीटा का टेंजेंट, इसी थीटा का टेंजेंट यानी टेन थीटा, उसको हम कहते हैं पावर। तो पावर हमने कैसे डिफाइन किया मैथमेटिकली, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच एनी लाइट रे कन्वर्जेस और डाइवर्जेस इज कॉल्ड पावर। तो मैं इसको पहले लिख दूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकली पावर इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच एनी लाइट रे कन्वर्जेज और डाइवर्जेज, उसको हम पावर कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूँ, टेंजेंट ऑफ द एंगल ये मैं निकालूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के लिए ये साइड परपेंडिकुलर और ये क्या बन गया, बेस। परपेंडिकुलर मान लो h है, ये h, और ये बेस किसके बराबर होगा, f। तो टेन थीटा कितना आ गया, h अपॉन f। तो यही इसकी पावर होती है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच एनी लाइट रे कन्वर्जेज और डाइवर्जेज। तो इसी को हम पावर कह सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको पावर नाम दूँ, तो पावर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, f के, फोकल लेंथ के। प्रोपोर्शनल हटाएं तो हम इसको P इक्वल टू एच अपॉन एफ भी लिख सकते हैं। h को हम मैथमेटिकली 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। अगर ये लेंथ यूनिट है तो उस समय पे P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ। तो अगर हम h को 1 कंसिडर करें तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f। ये हमारे पास मैथमेटिकली पावर की डेफिनेशन होती है। अब पावर की जो यूनिट होती है ये होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट डायोप्टर, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लागू होता है, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ तब लागू होगा जब फोकल लेंथ किस में है, मीटर में। फोकल लेंथ यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए, तब ये पावर डायोप्टर में आती है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, इफ़ f इज़ इन सेंटीमीटर, तो पावर को फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो हम इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फोकल लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में थी, तो मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो मीटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू 100 अपॉन एफ। तो P के दो फॉर्मूले, 1 अपॉन एफ तब लगाएं जब फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, और 100 अपॉन एफ तब लगाएं जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, इसके अलावा और बातें, कॉन्वेक्स लेंस अगर हम कहें, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव एयर में, तो उस समय पे पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ऐसे ही अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो कॉन्केव लेंस का नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस।
इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये होती है किसी भी लेंस की पावर। अगर पावर ज़ीरो है, जैसा हमने पढ़ा था, जब हम किसी लेंस को उसी के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डालते हैं तो उस लेंस की पावर ज़ीरो हो जाती है, यानी कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। पावर ज़ीरो होने का मतलब क्या है, वो कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है या डाइवर्ज ही नहीं कर पा रहा है, तो रे को सीधे जाने देगा। तो रेज को उस केस में जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वो सीधे लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता, तो वो रेज को सीधे जाने देता है। तो ये हमारे पास पावर के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, वो भी सब एक साथ बनाते हैं। तो थोड़ा सा एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बच जाता है, उसको भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अगर हम 2, 3, 4 या ज़्यादा लेंसेस को अगर हम कंबाइन करें तो उस समय पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होती है, या इक्विवेलेंट पावर कितनी होती है, या टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होता है, ये हमने पढ़ना है। तो अगर हमारे पास 2, 3 या उससे ज़्यादा लेंसेस हैं तो हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। सबसे पहली बात, हम लेंसेस को कंबाइन क्यों करते हैं। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेस लगाए जाते हैं इमेज देखने के लिए। जैसे अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेते हैं तो वहाँ पर 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, है ना। टेलीस्कोप में भी दो लेंसेस का हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एक से ज़्यादा लेंसेस का यूज कर रहे होते हैं इमेज देखने के लिए। वो जो लेंसेस हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो दोनों लेंसेस आपस में कांटेक्ट में रखे हों, या हो सकता है वो एक दूसरे से कुछ सेपरेशन में भी रखे हो सकते हैं। तो हम लेंसेस को कंबाइन क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है। तो वाई लेंस कॉम्बिनेशन is preferred in compare to a single lens to see an image। किसी इमेज को अगर हमें देखना है तो हम उस इमेज को देखने के लिए लेंस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपेयर टू अ सिंगल लेंस। सिंगल लेंस से भी वो इमेज दिख रही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम लेंस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा यूजफुल मानते हैं उस केस में। क्यों ऐसा होता है, तो इसके कुछ रीज़न हैं। पहला रीज़न, अगर हम जब लेंस कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, तो ये होता है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो बढ़ जाता है, मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज, तो हमें फाइनल में ज़्यादा मैग्नीफाई होके मिलेगी। अगर हम एक सिंगल लेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देखें और एक 2 लेंस को चिपका के अगर उसी ऑब्जेक्ट को, उसी इमेज को हम दोबारा देखें, तो हमें सेकंड केस में वो इमेज ज़्यादा मैग्नीफाई नज़र आती है, इसलिए हम लेंस कॉम्बिनेशन प्रीफर करते हैं। दूसरा, लेंस कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको करने से फ़ायदे क्या होते हैं, जो फाइनल इमेज होती है वो कंसिस्ट लेस एबेरेशंस। एबेरेशंस हमने पढ़े थे जब हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, तो एबेरेशन डिफेक्ट होते हैं, इमेज में आने वाले डिफेक्ट्स को हम एबेरेशंस कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, क्रोमेटिक एबेरेशन और स्फेरिकल एबेरेशन। तो फाइनल इमेज के डिफेक्ट्स को कम करने के लिए, फाइनल इमेज में क्रोमेटिक एबेरेशन ना आए या स्फेरिकल एबेरेशन ना आए, इसके लिए हम लेंस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। लेंस को आपस में कंबाइन करने से एबेरेशन डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए भी हम लेंस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तीसरा, जो फाइनल इमेज है उसको सीधा बनाने के लिए, इरेक्ट करने के लिए,
अगर फाइनल मान लो किसी लेंस से इमेज उल्टी दिख रही है तो उस उल्टी इमेज को सीधा देखने के लिए हम लेंस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो लेंस को कंबाइन करने से ये फ़ायदे होते हैं, मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, फाइनल इमेज को किसी डिफेक्ट से कम करने के लिए, उसमें डिफेक्ट ज़्यादा ना हो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, लेंस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, या फिर जो फाइनल इमेज है उसको सीधा बनाने के लिए भी हम लेंस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक लेंस हमारे पास ये है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस हमारे पास ये है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें, इनके बीच में सेपरेशन नहीं है और ये इस प्रकार से कांटेक्ट में है कि इनकी प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका ऑप्टिकल सेंटर एक ही लाइन में। तो ये दो कॉन्वेक्स लेंसेस मैंने यूज़ किए, दोनों कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एक ही लाइन में, यानी कि दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम लाइन के अलोंग है। ज़रूरी नहीं है दोनों लेंसेस कॉन्वेक्स हो सकता है दोनों लेंसेस कॉनकेव लेंस हो, या हो सकता है एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव हो। मान लेते हैं पहले वाली लेंस की फोकल लेंथ है f1, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है f2। इसके सामने हमने यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम पहले फॉर्म करते हैं कि ये इमेज कहाँ बनाएगा। तो यहाँ से एक रे गई, फर्स्ट लेंस पे टकराई, तो पहला लेंस इसको कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करेगा, तो इसने इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करी, ऐसे यहाँ चले गई बेंड होके रे। अब अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो ये रे, दूसरा लेंस अगर नहीं होता तो ये रे कहीं यहाँ मिलती हुई लगती, यहाँ मिलती, पहले वाले लेंस पे लाइट टकराई तो पहला वाला लेंस कहीं तो उसको कन्वर्ज करेगा, तो ये रे ऐसे बेंड हुई और यहाँ गई। अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो ये रे सीधे जाती और इमेज हमें कहाँ मिलती, इस पॉइंट आई डैश पर। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरा लेंस भी है, तो ये जब रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होके दूसरे लेंस पे टकराई यहाँ पर, तो ये इसको फिर कन्वर्ज करेगा, तो ये इसको फिर कन्वर्ज करेगा, तो ये रे और बेंड हो गई और हमें कहीं यहाँ मिली ये, तो ये हमें क्या मिली, फाइनल इमेज आई पर। ये डायग्राम हम लेंस मेकर फॉर्मूले में भी बना रहे थे, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमें यही डायग्राम यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये हमारे पास काम था और हमने माना है कि ये दोनों लेंसेस थिन हैं, तो इन दोनों के जो ऑप्टिकल सेंटर्स हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो सारी डिस्टेंस या तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से लो या इसके ऑप्टिकल सेंटर से लो, लगभग इक्वल आने वाली है। तो यहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, u, और यहाँ से लेके इस इमेज तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, v डैश। ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है, एक्चुअल इमेज तो ये है, और ये फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, v। तो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v डैश है इंटरमीडिएट इमेज की डिस्टेंस और v है फाइनल इमेज की डिस्टेंस। अब हमने क्या किया, इन दोनों लेंसेस को हटा दिया, इन दोनों लेंसेस की जगह मैंने एक सिंगल लेंस यूज किया, ये, इसकी फोकल लेंथ है f। ये मैंने एक ही लेंस यूज किया, पहले दो लेंस से इमेज बनाई, अब मैं सिंगल लेंस से इमेज बना रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसके ठीक सामने उतनी ही दूर हमने ऑब्जेक्ट रखी जितना पहले थी। पहले यहाँ से u डिस्टेंस पर थी, तो यहाँ से u डिस्टेंस पर उतनी दूर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी u डिस्टेंस पर। तो यहाँ से रे गई और इसने क्या किया ना, इस सिंगल लेंस ने क्या किया, इमेज वहीं पर बनाई जहाँ पर इन दोनों ने मिलके बनाई, इन दोनों ने मिलकर फाइनल इमेज यहाँ पर बनाई थी। वैसा ही इसने भी किया, इसने
अकेले फाइनल इमेज यहाँ बना डाली, कितनी दूर, v डिस्टेंस पर। तो इन दोनों लेंसेस में क्या अंतर है, तो इन दोनों लेंसेस में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वही ये सिंगली कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, दिस लेंस इज द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेंस ये है। यहाँ पर हमने दो लेंस यूज किए जिनकी फोकल लेंथ f1 f2 थी, यहाँ पर हमने सिंगल लेंस यूज किया जिसकी फोकल लेंथ f थी। ये भी वही काम कर रहा है और ये दोनों भी वही काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके जितना कर रहे हैं वही अकेला कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट लेंस। तो ये f जो कहलाएगा, ये f को हम कहेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो हमें इसका फॉर्मूला डेराइव करना है। तो काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेंस के लिए काम करते हैं। इसको मैं लेंस L1 कह देता हूँ, इसको लेंस L2 कह देता हूँ। तो फॉर लेंस L1 लेंस के लिए अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो L1 लेंस की फोकल लेंथ है f1, तो 1/f1, 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस। अब डायग्राम देखते हैं, पहले वाले लेंस ने इमेज कितनी दूर बनाई है, फर्स्ट वाले लेंस ने इमेज बनानी चाहिए i डैश पर, तो ये डिस्टेंस होगी v डैश। तो 1/v डैश माइनस 1/, पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये कितनी दूर, u डिस्टेंस पर। मैंने भी साइन पुट नहीं की है, हम फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं, लास्ट में साइन पुट करेंगे। अभी मैंने विदाउट साइन वैल्यूज़ रखी है। फिर ऐसी फॉर लेंस L2, दूसरे लेंस के लिए अब काम करते हैं, यही लेंस इक्वेशन फिर से लगाते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन। हाँ, दूसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ f2, तो 1/f2 इक्वल टू 1/v। दूसरे लेंस ने इमेज कितनी दूर बनाई है, i पर, उसकी डिस्टेंस कितनी है, v माइनस 1/u। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, i डैश। जो पहले वाले लेंस ने इमेज बनाई i डैश पर, वही इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है i डैश पर और i डैश की डिस्टेंस कितनी है, v डैश। तो यहाँ पर u की जगह v डैश आएगा। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। अगर दो सरफेस होते हैं तो पहले वाले सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होती है। तो L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट i डैश है, i डैश की डिस्टेंस है v डैश। ये हमारे पास आ गया। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, LHS ऐड करते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू RHS अगर ऐड करें तो यहाँ 1/v डैश है, यहाँ भी है 1/v डैश, लेकिन साइन माइनस है, तो 1/v डैश से माइनस 1/v डैश कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस 1/u प्लस 1/v। तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इक्वेशन थर्ड। तो हमने क्या किया, एक बार L1 के लिए लेंस इक्वेशन लगाई, फिर L2 के लिए लेंस इक्वेशन लगाई, दोनों को जोड़ के हमारे पास इक्वेशन थर्ड आई। अब हम क्या करते हैं, यही लेंस इक्वेशन को हम इक्विवेलेंट लेंस के लिए लगाते हैं। तो फॉर नेक्स्ट काम, थर्ड काम, फॉर इक्विवेलेंट लेंस अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन, इसके लिए भी लेंस इक्वेशन लगाएं। तो 1/f इक्वल टू 1/v, इसकी फोकल लेंथ हमने f मानी है, इमेज कितनी दूर बनी है v और ऑब्जेक्ट कितनी दूर है u, तो 1/v माइनस 1/u इक्वेशन 4। अब अगर इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर करें तो यहाँ RHS और यहाँ RHS इक्वल है, तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो अगर हमारे पास दो लेंसेस हैं जिनकी फोकल लेंथ f1 f2 हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा ये, उसकी फोकल लेंथ होगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। पावर अगर निकालनी है
तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को पावर कहते हैं, तो 1/f को p लिखेंगे, 1/f1 को p1, 1/f2 को p2, तो 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2। ये हमारे पास इक्विवेलेंट ये हमारे पास p इक्वल टू p1 प्लस p2, ये हमारे पास इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होगा। 3 लेंस होते तो यहाँ पर एक और टर्म आता प्लस 1/f3, वहाँ प्लस p3, ऐसे करके हम काम करेंगे। तो अगर हमारे पास दोनों कॉन्केव लेंस हों तो f1 का साइन क्या होगा, -f1, f2 का साइन -f2। अगर हमारे पास फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स लेंस हो, दूसरा कॉन्केव हो, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में, कॉन्केव की माइनस में, तो f1 का साइन प्लस f1, f2 का साइन -f2। तो डिपेंड करेगा कि हमें कैसा केस हमें दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हम काम कर सकते हैं। अगर हमें मैग्नीफिकेशन निकालना हो, अगर m1 है मैग्नीफिकेशन ऑफ L1 ने m1 टाइम्स मैग्नीफाई किया इमेज को, m2 है मैग्नीफिकेशन ऑफ L2 ने m2 टाइम मैग्नीफाई किया, तो देन टोटल मैग्नीफिकेशन एक मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है, तो यहाँ पर टोटल मैग्नीफिकेशन हम ऐड नहीं करेंगे, टोटल मैग्नीफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, सो ऑन। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव नंबर या मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी। तो अगर हमारे पास 3 लेंसेज हैं, जिसमें से पहले वाले ने कितना मैग्नीफाई किया, m1, दूसरे ने m2, तीसरे ने m3, तो टोटल मैग्नीफिकेशन m1 इंटू m2 इंटू m3, टोटल फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ऐसे हम काम करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले ये तभी लगेंगे जब दोनों लेंसेज कांटेक्ट में हैं, अगर ऐसा नहीं है, मान लो एक लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, ये कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि इनके बीच में कुछ सेपरेशन है स्मॉल d, तो उस समय पे जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है वो होती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर 2 लेंस हैं, उनके बीच में डी सेपरेशन है, कांटेक्ट में है तो कोई परेशानी नहीं है, कांटेक्ट में तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर डी सेपरेशन है तो ये फॉर्मूला हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का होगा। अगर हम पावर को देखें तो 1/f की जगह पावर, ये P1, ये P2 माइनस D P1 P2, 1/f1 को P1, 1/f2 को P2, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट पावर का ऐसा फॉर्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन सेम होगा, m1 इंटू m2 इंटू m3, मैग्नीफिकेशन में चेंज नहीं होता। तो ये सारी बातें लेंस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो भी हम सॉल्व करेंगे।